हेलो गाइज, आज हमारी क्लास रहेगी प्राचीन भारतीय इतिहास की वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। आज का टॉपिक उससे आगे का है, जब प्राचीन इतिहास से अपन बाहर निकल आए हैं। अब इसके बाद वैदिक सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह टाइम पीरियड इसका 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें अपन वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, कितने ग्रंथ, कितने उपनिषद और कितने वेद हुए, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं आज इनका परिचय एवं पृष्ठभूमि। किसी भी क्वेश्चन या आंसर को अपन स्टार्ट करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका अपन ने इंट्रोडक्शन या जानकारी पन्ने और पृष्ठभूमि अपन ने पढ़ ली और अगर उसको अपन ने अच्छे से समझ लिया तो आगे चलकर ये आंसर जो है और अच्छा दे सकते हैं अपन इसको बनाकर। और जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें अपन को बहुत इससे सहूलियत मिल जाती है। तो पढ़ते हैं अपन से परिचय एवं पृष्ठभूमि। सैंधव सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, सैंधव सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उत्तर वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सैंधव सभ्यता जब पतन हुई, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चलती आ रही हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वो समाप्त हुई। उसके पतन के बाद तो भारत में जिस नवीन सभ्यता कौन सी जन्मी? उत्तर वैदिक सभ्यता। इसमें उत्तर वैदिक सभ्यता लिखा है इधर, वैदिक सभ्यता जन्मी जौन, और उसको ही आर्य सभ्यता बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी मुख्य स्रोत वेद से प्राप्त होती है हमें। इस सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत किससे प्राप्त होता है? हमें वेद से। वेद से मुख्य स्रोत क्या है? वेद। अपन वेद, 4 वेद पढ़ेंगे, उन्हीं के वेद के आधार पर अपन पता लगाएंगे कि अपनी सभ्यता कैसे आगे चली। इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। इसका टाइम तो वेदों से उच्चारण हुआ, इसका उसी के नाम पड़ गया वैदिक काल। वैदिक काल उसी से नाम पड़ गया वैदिक काल। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना गया है? आर्यों का मूल निवास स्थान सर्वाधिक सर्वमान्य मत मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर का सर्वमान्य मत है इनका, मतलब इसका सबसे ज़्यादा माना गया है इनका मत मध्य एशिया माना गया है। मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए हुए हैं? उनका मूल स्थान मध्य एशिया है। कहाँ से आए हैं? बैक्टीरिया या मध्य एशिया। मध्य एशिया को बैक्टीरिया कहा जाता था पहले। तो कहाँ से आए हैं? उसने कहा है कि बैक्टीरिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। कौन? आर्य आए हैं। और किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। कभी आ जाए मैक्स मूलर का मत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हो सकता है आ जाए, तो आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आएगा वैदिक काल का कालखंड एवं विभाजन। वैदिक काल का कालखंड एवं विभाजन, कालखंड यानी टाइम पीरियड, और उनका डिवाइडेशन कैसे है? तो अध्ययन की सुविधा और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। टू पार्ट में डिवाइडेशन है। तो विशेषता बताई गई है ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व टाइम पीरियड है इसका ऋग्वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अलग अलग टाइम पीरियड है दोनों के। इसकी 1500 से 1000 है। उत्तर वैदिक काल उसके बाद आया, इसलिए जो उत्तर कहा गया, और पूर्व यानी पहले आया, तो उसका टाइम पीरियड अलग है। इसमें 1000 से 600 चला, 400 बाकी 600 वर्ष चला, और इसमें 1500 से 1000 चला, तो इसका टाइम पीरियड अलग है। मुख्य केंद्र क्या है इसके? सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वैदिक काल में जो पूर्व वैदिक काल था उनका जो मुख्य केंद्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, पंजाब एवं हरियाणा का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था। और उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य केंद्र था गंगा, यमुना, दोआब एवं मध्य प्रदेश। तो गंगा, यमुना का दोआब और मध्य प्रदेश MP इनका मुख्य केंद्र था। और सामाजिक आधार क्या थे इन दोनों के? तो ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के थे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण प्रथा, मतलब कर्मों के आधार पर वर्ण को बांट दिया गया है हर वर्ग के क्षेत्र। जिसने अगर किसी ने नाई का काम करना का, बाल कटिंग की, तो नाई का काम मिल गया उन्हें। किसी ने सेवा का भाव का कार्य किया तो उन्हें सेवा भाव का कार्य, श्रमिक का कार्य मिल गया। तो जिस प्रकार वो काम करेंगे उसी प्रकार उन्हें उसी कैटेगरी में रख दिया जाएगा, उसी वर्ण व्यवस्था कर दिया जाएगा। लचीली थी इसकी वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जन्म आधारित मतलब होती है वंशानुगत। से राजा का पुत्र तो वो राजा ही बनेगा, और जैसे पंडित का पुत्र तो वो पंडित ही बनेगा, वो पुजारी रहेगा, वो काम ही पुजारी वाली काम करेंगे। और जैसे कि अगर माली है तो माली का काम करेगा। तो ये जो है जन्म आधारित हो गई। जैसा परिवार में चलता आ रहा है बिल्कुल वैसे चलेगा। इसके मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो पशुपालन प्राथमिक रूप से, और कृषि द्वितीयक था। तो अगर प्राथमिक पूछे व्यवसाय तो पशुपालन, और द्वितीय व्यवसाय पूछे तो कृषि। और इसमें था कृषि, इसमें कृषि प्राथमिक थी, इसमें पशुपालन द्वितीयक था। अपोजिट थे एक दूसरे के ये दोनों।
पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। इसमें पशुपालन प्राथमिकता, इसमें कृषि प्राथमिकता थी और इसमें कृषि द्वितीयक थी, इसमें पशुपालन द्वितीयक था। तो इनकी इसने प्रायोरिटी दी पशुपालन को पूर्व वैदिक काल में, और इसमें इन्हें दी प्रायोरिटी किसको, कृषि को। एक सेकेंडरी इसमें कृषि को रखा गया, उसको में पशुपालन को सेकेंडरी रखा गया। धातु ज्ञान, धातु ज्ञान, अब देखो धातु ज्ञान भी था इन्हें। धातु ज्ञान में देखो, धातु ज्ञान जो पूर्व वैदिक काल के दौरान तांबा एवं कांसा अयस्क की प्रयोग करते थे। इसमें लोहा का प्रयोग होने लगा था। कृष्ण अयस्क बोलने लगते, श्याम अयस्क की खोज 1000 ईसा पूर्व हुई, लगभग 1000 ईसा पूर्व में मानी गई है इसकी खोज। उत्तर वैदिक काल में लोहा आने लगा। तो पहले तांबा और कांसा, सबसे पहले मानव द्वारा जो है यूज की गई या उपयोग की गई धातु कौन सी है, तांबा है। तो सबसे पहले जो वैदिक काल में तांबा चलता था, कांसा चलने लगा टिन और तांबे को मिलाकर, और इसमें लोहा चलने लगा। और राजनीतिक इकाई क्या थी इनकी, जन यानी कबीला। जन को क्या बोलते हैं, कबीला आधारित थी इनकी। जनपद यानी क्षेत्रीय राज, जन फिर जनपद, तो उससे बड़ी इकाई है जनपद। और पहले थे जन, जन छोटे थे, जनपद बड़े हों उससे। तो अब बता सकते हैं अपन कि पहले जन थे, अब जनपद हो गए। थोड़ी उससे ग्रोथ हो गई इनकी, क्या हो गई, ग्रोथ, विकास होने लगा धीरे धीरे। क्योंकि अब जहाँ तक अपन पहले आए, लेकिन विकास सब में हुआ पर विकास अच्छा नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ विकास अच्छा, तो विकास अच्छा नहीं हुआ अपना इनमें, विकास अच्छा नहीं हुआ अपना कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था और जन्म आधारित व्यवस्था, ये बिगड़ गई। इधर इधर काम गड़बड़ हुआ, जो अभी भी चलती आ रही है जन्म आधार। बस वैसा नहीं है, लेकिन तो काफ़ी हद तक जातिवाद चलती रहती है अभी भी। ऐसे आगे अपन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे इसकी। अपन राजनीतिक व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, अपन देख लेते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर वैदिक काल में प्रशासनिक संरचना का क्रम सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर इस प्रकार था। छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना, इनका क्रम कैसा है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई। फिर कुल, कुल को बोलते हैं परिवार, ग्राम, फिर उसके बाद है बेस, फिर जनपद, जन, फिर जनपद। उत्तर वैदिक काल में जनपद तक पहुंच गए। तो सबसे पहले कहाँ थे अपन, कुल पर थे। तो अपन पहले थे कुल पर, तो कुल के बाद ग्राम में आए, ग्राम के बाद बेस में आए, ग्राम से थोड़ा बड़ा तो बेस हो गया, उससे थोड़ा बड़ा तो जन हो गया, और उससे बड़ा तो जनपद। उत्तर वैदिक काल में आ गए। सीधे सीधे अपन पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आ गए। कुल यानी फैमिली। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल। ये आता है क्वेश्चन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है वैदिक काल में, तो कुल मानी गई है। इसका प्रमुख कुलप कहलाता है, या उसे गृहपति भी बोला जाता था, कुलप या गृहपति। तो जो उसका मुखिया होता है, घर का मुखिया, उसको क्या बोलते हैं, कुलप बोलते हैं या गृहपति बोलते हैं। गृह यानी घर होता है। अब फिर है दूसरा ग्राम, ग्राम यानी विलेज। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता है। जब काफ़ी छोटे छोटे से अपने घर बन जाते हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक ग्राम बन जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक ग्राम का निर्माण हो जाता है। तो कुल से मिलकर बने ग्राम। उसके बाद है कई कुलों में, इसका प्रमुख कौन होता है, ग्रामीणी होता है। जो अगर देखो, जब छोटे छोटे से जो है घर के लोग मिलकर कुलप बनाते हैं, तो ऐसे कुल मिलकर क्या बनाएंगे, अपने घर में जो ग्रामीणी बनेगा। एक जैसे पंचायत में मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया, जैसे कि वैसे ही है। तो जो ग्रामीणी और जो कुलप दोनों याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बेस, बेस किसे कहते हैं, तो बेस यानी होता है क्लैन। तो वो ग्रामों का समूह। जब कई ग्राम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन बेस, इसको बोलेंगे अपन बेस। और अगर इसी बेस का, इस बेस का जो मुखिया होता है, कोई एक मुखिया बनता है, वो कहलाएगा बेसपति, बेसपति। फिर आएगा जन। तो जन कौन कहलाएगा, ट्राइब बोलते हैं उसको, जन या जनजाति को ट्राइब बोलते हैं। तो जन राजनीति संगठन का सर्वोच्च रूप, राजनीति संगठन में भाग लेने लगा। तो जन आ गया तो राजनीति संगठन यानी जो पॉलिटिक्स में है वो भाग लेने लगा। सर्वोच्च रूप, इसका प्रमुख राजन कहलाता था, रानी राजा। जैसे गोपा भी, पहले राजा को क्या बोला जाता था, गोपा बोला जाता था, राजा को गोपा। तो याद रखना, राजनीति का संगठन का सर्वोच्च कहलाता था जन, और उसके प्रमुख को बोलते थे, मुखिया को क्या बोलते थे अपन, राजा बोलते थे। अब लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या क्या थी इनकी, लोकतांत्रिक संस्थाओं में मानेंगे सभा, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत वृद्ध वरिष्ठ लोगों की संस्था। सभा किसकी होती थी, वृद्ध और वरिष्ठ लोग रह बैठे थे वहाँ उस संस्था को। श्रेष्ठ, संभ्रांत
या वरिष्ठ लोग बैठते थे। यह न्याय संबंधी कार्य भी करते थे। तो न्याय संबंधी कार्य के लिए तो सभा हो लगती है, अभी भी सभाएं लगती हैं तो न्याय के लिए ही लगती हैं। कोई ना कोई मीटिंग होती है तो इसीलिए होती है। उसमें कौन लोग बैठते हैं? वृद्ध बैठते हैं, वरिष्ठ बैठते हैं। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी, जैसे अपने यहाँ का लोकसभा, और ये अपनी सभा हो गई राज्यसभा। वैसे ही है अब का लोकसभा और राज्यसभा, पहले कहा था सभा और समिति। यह राजा का चुनाव एवं उस पर नियंत्रण रखती थी। ये प्रतिनिधि चुने जाते थे इसमें, जनता इसमें, इसका जनता का हस्तक्षेप रहता था। इसमें लोकतंत्र था लोकसभा में, ठीक है। और पहले था उसमें उसमें इसमें थे वरिष्ठ लोग बैठते थे, वही लोग अपने मुखिया को चुनते थे। और इसमें कौन प्रमुख था? राजा का चुनाव, उस पर नियंत्रण था। किसका? प्रतिनिधियों पर, जनता के प्रतिनिधियों पर। अब विदत यह सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे पुरानी मानी गई है विदत। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, तो पहले स्त्रियां ही भाग लेती थी इसमें, मुख्यतः धार्मिक एवं सैन्य मामलों के हेतु। जब कोई धर्म का मामला या कोई सैन्य मामला आए तो कौन भाग लेता था? स्त्रियां भी भाग लेती थी। और ये सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है। सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ देख लेते हैं अपन इनकी। तो ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों प्रकार की। ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक, और इसका मतलब होता है उत्तर वैदिक यानी बाद का। इसमें था समाज पितृसत्तात्मक था, तो वो जो पिता करेगा वही होगा, किंतु महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। लेकिन महिलाओं को क्या था? उच्च सम्मान प्राप्त था। लेकिन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पहले बाल विवाह और जो है पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। पुनर्विवाह का नियोग प्रथा का प्रचलित थी। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। उसमें पुनर्विवाह करना और नियोग प्रथा दोनों प्रचलित थी। जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थीं। विदुषी महिलाओं का मतलब होता है विद्वान स्त्रियां या विद्वान महिलाएं। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा कभी कभार पूछ लेते हैं, 3 या 4 विदुषी महिलाओं के नाम लिखो। ऋग्वैदिक कालीन अलग पूछ लेंगे, उत्तर वैदिक कालीन अलग पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को बता देना है कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी विदुषी महिलाएं यानी विद्वान महिलाएं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की? ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं जो उनकी रचना की। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में अनुसार, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका जिक्र किया गया है? वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था का यानी जाड़ व्यवस्था का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या था? उत्तर वैदिक काल में था वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और जटिल हो गई थी। इसमें प्रतिहत्तात्मक थी, इसमें अच्छा वर्ण व्यवस्था इसमें थी जो है कर्माधारित, इसमें जन्म आधारित एवं जटिल हो गई थी और कठिन हो गई थी। 4 स्पष्ट वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण याद रखना। अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पुजारी वगैरह रहते थे, उनके काम करते थे पूजा पाठ का। क्षत्रिय मतलब जो होते थे जो युद्ध वगैरह काम करते थे। वैश्य मतलब होते थे जो व्यापार वगैरह काम करते थे। और शूद्र यानी होते थे जो सेवा का भाव का काम करते थे वो। और इसमें स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। तो जब वर्ण व्यवस्था अगर जन्म आधारित होगी तो स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट आएगी ही। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। पहले उपनयन संस्कार होता था ऋग्वैदिक काल में, पर अब नहीं होता। उपनयन संस्कार यानी न्यू वगैरह पहनाया जाता था, अब नहीं होता ये सब। गोत्र प्रथा की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो गोत्र वगैरह चलने लगे। गोत्र यानी अपने वंश, कौन वंश के हो, किस गोत्र के हो, ये सब चलने लगे। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा स्पष्ट हुई। इसमें 4 आश्रम चले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो 8 से या 25 साल तक के जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और जो 25 से लेकर 50 तक का है वो गृहस्थ का करेंगे, और 50 से लेकर 75 का है वो वानप्रस्थ करेंगे। और संन्यास होगा 75 से लेकर 100 तक के, पहले 100 तक आयु मानी गई थी जो टाइम पीरियड है, उसमें वो संन्यास का काम करेंगे। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य, नो स्त्री से मतलब और कोई और से मतलब नहीं। गृहस्थ यानी सिर्फ अपनी जो है इसमें अर्थ, काम, मोक्ष तीनों चीज़ें देखी जाएंगी, वो काम करेंगे। और धर्म, काम, मोक्ष। और वानप्रस्थ में यानी होता है कि वो क्या कहना पड़ेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद वो सन्यासी जैसे रहेंगे, लेकिन सन्यासी वाला पूरा काम नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी मोह माया से दूर हो जाएंगे। और सन्यास यानी होता है पूर्णतः सन्यास लेना।
4 वर्ण व्यवस्था चलने लगी थी। अब आर्थिक जीवन देख लेते हैं अपन उनका। आर्थिक जीवन में है पशुपालन। गाय सबसे पवित्र और मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। इसमें आर्थिक जीवन में पशुपालन, कृषि, व्यापार एवं मुद्रा हेडिंग मिला के डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके भी डाल सकते हैं। इधर लग सकते हैं आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, और फिर इधर अपन डाल सकते हैं जैसे कृषि, और इधर पशुपालन है, इसमें व्यापार, या इसमें और आगे जो भी दिया गया हो, और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, वाणिज्य, व्यापार, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं अपन अगर चाहें तो। देखो इसमें जो है गाय सबसे पवित्र और मूल्यवान संपत्ति थी, तो पशुपालन में लिख सकते थे। इसे अघन्य ना मारने योग, अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग कहा गया। शुद्ध युद्ध प्रायः गायों के लिए होते थे। पहले क्या होते थे युद्ध से केवल गायों के लिए, भैंसों के लिए, इन्हीं के लिए तो होंगे, क्योंकि इतनी धन तो किसी के पास इतना था नहीं कि उसके लेकर गाय भैंस को इतना माना गया, क्योंकि वो दूध देती थी और दूध से ही आजकल काम, पहले काम चलता था। अघन्य बोला जाता है, अघन्य का मतलब है ना मारने योग कहा गया। युद्ध प्रायः गायों के लिए होते हैं। गविष्टि, गविष्टि बोलते हैं, गाय को ही गविष्टि बोलते हैं। कृषि में उत्तर वैदिक काल में लोहे, अतरंजी खेड़ा के साक्ष्य, लोहे के अतरंजी खेड़ा से हमें क्या मिले हैं, लोहे के साक्ष्य मिले हैं कि खोज के बाद कृषि मुख्य आधार बनी। जब अपन को अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य मिले, तब कृषि क्या हो गया, मुख्य आधार हो गया अपना उनका पशुपालन के बाद। धान गेहूँ को गोधूम बोलते हैं और जौ को यब बोलते हैं। प्रमुख फसलें थी, याद रखना इनके ये प्राचीन नाम आ जाते हैं, कभी कभी जो है ऑप्शन में आ जाते हैं, कभी कभी कथन कारक में भी आ जाते हैं, तो किसी में भी आ सकते हैं। गोधूम यब, गेहूँ को गोधूम और जौ को यब बोलते हैं, प्रमुख फसलें थी। अब इसमें व्यापार के लिए व्यापारी एवं मुद्रा, व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय यानी वाटर सिस्टम पर आधारित था। निष्क और शतमान का प्रयोग मुद्रा कीमती धातुओं के रूप में होता था। व्यापार मुख्यतः किसके लिए, वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु देना, वस्तु के बदले कुछ वस्तु लेना, या फिर कुछ और मूल्यवान वस्तु लेना, ये काम चलता था पहले। निष्क और शतमान का प्रयोग मुद्रा कीमती धातुओं के रूप में होता था। निष्क बोलते थे अपन उस वस्तु को, शतमान। इसमें अपन धार्मिक जीवन एवं देवता के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो वैदिक आर्य यानी रिलीजियस लाइफ के बारे में उनकी। वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और बहुदेववादी थे। तो वैदिक आर्य थे वो शक्तियों की पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्ति का, नेचुरली जो चलता था, नेचर में जो नेचर में चल रहा था उसका अपन करते थे अध्ययन, हम पूजा करते थे। वो बहुदेववादी थे, मतलब बहुत देवताओं को मानते थे। बहुदेववादी यानी होता है काफ़ी देवताओं को मानना, कृष्ण को अलग हैं और क्या कहना पड़ता, कृष्ण अलग, राम अलग, शिव जी अलग, सबको अलग अलग मानते थे, काफ़ी लोगों को मानते थे एक साथ, माताओं को अलग। उत्तर वैदिक काल में देव कुल में परिवर्तन देखा गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसके देवताओं के कुल में उसको परिवर्तन देखा गया, उसमें थोड़ा डिफरेंस आया। इसके बाद अपन देखते हैं क्या है। तो इसमें देखो काल है, प्रमुख देवता है, महत्व एवं भूमिका है। ऋग्वैदिक काल में क्या है, इंद्र को पुरंदर बुलाया जाता था। अग्नि और वरुण, इन देवताओं की पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। इंद्र को 250 सूक्त, युद्ध एवं वर्षा के देवता माना गया। इनके 250 सूक्त हैं और इनमें क्या माना गया है, इन्हें जो युद्ध एवं वर्षा का देवता माना है। अग्नि में 200 सूक्त बताए गए हैं, 200 सूक्त बताए गए हैं। इसके मनुष्य एवं ईश्वरीय के बीच मध्यस्थता करते हैं। ये मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करते हैं, अग्नि करती है, अग्निदेव करते हैं। वरुण देव ऋत, प्राकृतिक नियम बनाते हैं, ऋतु वगैरह का कार्य करते हैं, के संरक्षक होते हैं, मतलब हवा पानी कैसा है इस सब की रक्षा करते हैं कौन, वरुण देव। इसमें ये माना गया। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, 3 लोग आए। प्रजापति सृष्टि के रचयिता यानी सर्वोच्च स्थान है। विष्णु यानी लोक के पालक एवं संरक्षक, और रुद्र यानी पशुओं के देवता। शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है रुद्र को। पशुओं के जो है देवता माने गए हैं कौन, रुद्र। और लोगों के संरक्षक विष्णु है, और प्रजापति है सृष्टि के रचयिता। बोला जाए तो जैसे कि ब्रह्मा जी रचयिता, सर्वोच्च स्थान है इनका। और फिर ये भी हैं, फिर ये हैं, 3 लोग अलग अलग देवता बट गए। अब देखो इसमें वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे अपन इनके। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। 2 नाम याद रखना उसके। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वेद 4 प्रकार के वेद हैं। देखिए पहले है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। क्या है, सबसे प्राचीन वेद। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3रे मंडल में स्थित है। रचयिता विश्वामित्र हैं। किसके रचयिता, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। याद रखना 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत,
ये इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद। इसकी सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में ये क्वेश्चन आ जाता है। सामवेद, इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा गया है सामवेद को। इसमें संगीत दिया गया था। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएँ जो गाने योग्य ऋचाएँ हैं उनका अंकन किया गया है। यजुर्वेद या गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। ये गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखित है। इसमें यज्ञ विधियों एवं अनुष्ठानों के नियम हैं, यज्ञ वगैरह के नियम कानून, उनके अनुष्ठान, इनके बारे में बताया गया। अथर्ववेद इसमें सबसे नवीन वेद है, सबसे बाद में जोड़ा गया सबसे नवीन वेद है ये। कौन सा? अथर्ववेद। इसमें औषधि, जादू टोना, वशीकरण, गृहस्थ नियम आदि का वर्णन किया गया है। इसमें इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत। चारों वेद इम्पोर्टेंट हैं, चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबके ये अंदर की जो है बिल्कुल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तब इम्पोर्टेंट है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के मंत्रों की सरल गद्य में व्याख्या करने हेतु रचित। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए थे? वेदों के मंत्रों की सरल गद्य में व्याख्या, मतलब वेदों के जो मंत्र हैं उनको सरल गद्यांश में ट्रांसलेट करने के लिए रचित किया गया है। इसको उसकी व्याख्या करने के लिए उसके लिए किया गया है। अब आरण्यक अरण्य यानी जंगल में पढ़े जाने वाले रहस्यवादी दर्शन ग्रंथ हैं। अरण्य का मतलब होता है जंगल, उसमें पढ़े जाने वाले रहस्यवादी दर्शन ग्रंथ हैं ये, अरण्यक बोला जाता है उसे। अब है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी गई है? लगभग 108। यह दर्शन पर आधारित है। दर्शन जैसे हैं वैसे भी है, उपनिषद भी हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP इम्पोर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। 108 कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 108 है। इसको वेदांत भी बोला जाता है। दर्शन पर आधारित है और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद प्रमुख ऋग्वेदिक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऋग्वेदिक नदियाँ, प्राचीनतम नाम उनके, प्राथमिक नाम है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, देखो सब है। तो ये नदियाँ भी याद करना जरूरी है कि कौन कौन सी हैं। तो वितस्ता पहले प्राचीन नाम है उनका, वितस्ता को आप बोलते जो है झेलम, इसका आधुनिक नाम है। चिनाव का पुराना नाम है अस्कनी। सतलुज का पुराना नाम है सदुद्री। गंडक का पुराना नाम है सदानीरा। रावी का पुराना नाम है परुष्णी। व्यास का पुराना नाम है विपाशा। काबुल का पुराना नाम है कुंभा या फिर कुभा। गग्गर का पुराना नाम है दृष्टद्युति। तो याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है बहुत। कौन कौन सी नदियाँ हैं अपन को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी को परुष्णी बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन। व्यास यानी विपाशा, कुंभा यानी काबुल, दृष्टद्युति यानी गग्गर, सदानीरा यानी गंडक, सतुद्री यानी सतलुज और अस्कनी यानी चिनाव। तो ये सब में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस आज की क्लास में मतलब इतने ही क्वेश्चन है। अब परीक्षा उपयोगी अपन तथ्य और देख लेते हैं कौन कौन से PCS और UPSC ऑल वनडे एग्जाम सबके लिए टारगेट से लिए हैं। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी की सबसे पवित्र नदी यानी नदीत्मा माना गया है। बिल्कुल सही बात है, इसको माना गया है। और 10 राज युद्ध किए हुए हैं। तो परुष्णी रावी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 राजाओं के संग बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। राजा सुदास के बीच और 10 राजाओं के संघ के बीच हुए हैं। 10 आर और 10 मतलब 5 आर और 5 अनार के बीच हुआ था ये युद्ध। वेदांगों की संख्या 6 है, बिल्कुल सही है, वेदांग 6 हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लेकिन इनके लिए अलग क्लास आएगी। इन सब के लिए अलग अलग क्लासें होंगी। 10 अलग बताया जाएगा, वेदांग संख्या अलग बताई जाएगी, सब चीज़ें जो है अलग अलग समझाई जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। परीक्षा उपयोगी जो कीवर्ड्स हैं एक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से क्लास मिलेगी और फुल डिटेल में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। आज के लिए बस इतना ही। आज ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं अपन ने। अगर समझ में आई हो क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।